Let's go to the next question. Illustration 3. A mobile manufacturing company finds that while its cost rupees 6.25 each to make a component X2370, the same is available in the market at 5.75 with an assurance of continued supply. ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा बनाने का कॉस्ट कितना है? 6.25। मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5.75। चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस तुम अपना लगा के बताओ, मार्केट से खरीदना चाहिए कि खुद ने बनाना चाहिए? सर खुद से बनाओगे तो 6.25 रुपीज लग रहा है, मार्केट में तो 5.75 में मिल रहा है, तो क्यों खुद से बनाए? मार्केट से खरीदते ना। रुको जरा, देखो, अगर हम लोग क्वेश्चन को और आगे देखें ध्यान से, तो जो टोटल है दैट इज 6.25, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन वो क्या बोल रहा है? मटेरियल फिक्स्ड है कि वेरिएबल? वेरिएबल। लेबर वेरिएबल, अदर ओवरहेड्स भी वेरिएबल, डेप्रीसिएशन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट। भैया जी, ये जो खर्चा है ना, ये वाला खर्चा, तुम अगर ये प्रोडक्ट नहीं भी बनाओगे तो भी ये खर्चा तो वैसे का वैसे ही रहने वाला। इट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट को डिसीजन लेते वक्त इग्नोर किया जाए तो बेटर है। तो बताओ मुझे कौन कौन सा कॉस्ट हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 2.75 प्लस 1.75 प्लस 0.5। तो बताओ हमको बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है? सर 2.75 प्लस 1.75 प्लस 0.5, टोटल हो रहा है 5 रुपीज। मतलब अगर हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा खर्चा है 5 रुपीज, मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5.75। अब बताओ विच इज बेटर? क्योंकि अगर तुम मार्केट में 5.75 में खरीदते भी हो तो भी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा है वो तो फिक्स्ड है, राइट? तो फिक्स्ड कॉस्ट को हमेशा डिसीजन लेते वक्त इग्नोर किया करो, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट शुड नॉट अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ उसी को कंसीडर अगर हम लोग करेंगे तो कितने रुपए में प्रोडक्ट बन रहा है? 5 रुपीज में, और मार्केट में कितने में मिल रहा है? 5.75। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा है शुड यू मेक और बाय? बताओ, आंसर इज मेक। मार्केट से बाय मत करो, राइट? यू हैव टू मेक इट। अच्छा, दूसरा चीज उसने क्या बोल रहा है? What would be your decision if supplier offers the component at 4.85 each? Oh हो, 5 से वो कम दे रहा है। अगर तुम खुद बनाओगे तो मिनिमम 5 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, और उससे खरीदा तो 4.85। अब बताओ, जब तक 5.75 था और उससे ज्यादा था तो ठीक है, चलो वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए से ज्यादा तो हम खुद बनाएंगे। लेकिन अब ये जो ऑफर कर रहा है 4.85, वो तो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। सर अब तो हम लोगों को इसी के पास से परचेज करना चाहिए, लेकिन परचेज करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि वो सस्ते में दे रहा है तो बकवास क्वालिटी तो नहीं दे रहे, है ना? नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर तुम प्राइस कम कर रखा है एट द सेम टाइम क्वालिटी भी कम हो जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं। ओके, चलो लेट्स सी क्या बोला है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट एक्स 2370, डायरेक्ट मटेरियल लिया 2.75, लेबर लिया है 1.75, अदर वेरिएबल से 0.5, मार्जिनल कॉस्ट का टोटल आ गया 5 रुपीज। Since the marginal cost per unit of 5 is lower than the market price of 5.75, it is recommended to manufacture the component in the factory। मतलब खुद से बनाओ। सेकेंड वाला पॉइंट,
Since the purchase price of 4.85 is lower than the marginal cost, the component should be brought from outside supplier. लेकिन at the same time क्या बोल रहे हैं, provided proper quality and regular supply are guaranteed. क्लियर? तो यहाँ पे इस छोटे से क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या समझने का कोशिश किया है कि वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तुमको जो भी डिसीजन लेना है वो वेरिएबल कॉस्ट के दम पे ही लेना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज illustration 4. क्या दिया है, लेट्स सी. The following data are available in respect of product A manufactured by Pankaj Limited. ठीक है, प्रोडक्ट ए वो लोग बना रहे. सेल्स दिया है 2,50,000, डायरेक्ट मटेरियल दिया है 1,00,000, डायरेक्ट वेजेस इज 50,000, वेरिएबल ओवरहेड इज 25,000, फिक्स्ड ओवरहेड इज 50,000. मतलब सेल्स भी दिया और टोटल कॉस्ट भी दिया है, राइट? तो जरा हम लोग ना पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या लिखा है. देखो, मटेरियल 1,00,000 है, फिर उसके बाद वेजेस है 50,000, वेरिएबल ओवरहेड इज 25, राइट? सो माय मार्जिनल कॉस्ट इज 175, सेल्स है 2,50,000 का, देखो, राइट? एंड कंट्रीब्यूशन आ गया 75,000, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर दिया प्रॉफिट, तो आंसर आ गया प्रॉफिट, दैट इज 25,000. तो प्रेजेंटली कंपनी क्या कर रहा है, ये जो पंकज लिमिटेड है वो प्रोडक्ट ए बना के इन ऑल टोटल 25,000 रुपीज का उसका प्रेजेंट प्रॉफिट है. ओके, चलो आगे देख लेते उसने क्या बोला है. द कंपनी नाउ proposes to introduce a new product B, मतलब उन लोग को नया प्रोडक्ट B लॉन्च करना है, so that sales may be increased by rupees 50,000. तो सेल्स जो है वो 50,000 से बढ़ेगा. There will be no increase in fixed cost. बोल रहा है फिक्स कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं है. And the estimated variable cost of product B are मटेरियल पे 24,000, वेजेस पे 11,000, ओवरहेड्स पे 7,000. अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, एडवाइज वेदर प्रोडक्ट बी विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट. प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो हम लोगों को बताना है. ओके, चलो. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मटेरियल है, वेजेस है 25,000, मार्जिनल कॉस्ट 2,50,000 का, सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? यहाँ पे देखो मटेरियल कितना है 24, वेजेस कितना है 11, वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है 7, मार्जिनल कॉस्ट 42, सेलिंग प्राइस कितना था सर, सेल्स वॉज 50, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 8. तो अगर मैं टोटल करूँ तो 1,24,000, 61, 32, 2,17, टोटल सेल्स विल बी 3 lakhs, माय कंट्रीब्यूशन विल बी 83 एंड फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, राइट? तो फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम, राइट? तो यहाँ पे प्रॉफिट इन लोगों ने रॉन्ग दिया है. प्रॉफिट कितना आएगा बताओ सर, 83 माइनस 50 गिव्स यू 33. तो मेरा जो प्रॉफिट है इट विल बिकम 33, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं. तो पहले मैं कितना प्रॉफिट कमाता था 25, अब कितना प्रॉफिट कमाऊंगा 33. बताओ बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. तो बताओ प्रोडक्ट भी बना के बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? बेचना चाहिए. तो देखो उसने आंसर में क्या लिखा है, assuming that spare capacity cannot be used for any other purpose except for producing product B, it is advisable to undertake the production of product B which shall give a contribution of rupees 8,000 towards fixed cost and profit. अगर तुम लोगों को ये सब नहीं लिखना है, प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है, तो शॉर्टकट में से इतना आंसर लिखो, एज द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बाय रुपीज 8,000, वी एडवाइज दैट कंपनी शुड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी. ओके, इलस्ट्रेशन 5 एक छोटू सा सम देख लेते हैं.
पी कंपनी लिमिटेड हैज एन ओवरऑल पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 60%. If variable cost of product is 20 rupees, what will be selling price? ले, इतना इजी. सब लोग को मालूम है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, बराबर है ना? ओके, ये अमाउंट में ले लेते हैं और ये ना हम लोग ले लेते हैं परसेंटेज में. बताओ पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 60. पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन, ये 60 है, सेल्स तो 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 40. बोलो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में कितना है? सर 20. क्वेश्चन में क्या पूछा है? सर सेलिंग प्राइस, तो कर दो ना क्रॉस मल्टीप्लाई. बोलो क्या आएगा? 20 into 100 divided by 40. That comes to 50. Okay. Illustration 6. Indo-US company has a capacity to produce 5,000 articles. Okay. मतलब जो इनका कैपेसिटी है 5,000 आर्टिकल्स का है, मतलब वो लोग बना सकते हैं, बट एक्चुअली produced only 2,000 articles for home market at the following cost. बताओ वो लोग फिलहाल कितना बना रहे हैं? सिर्फ 2,000. So what is the ideal capacity? So 3,000 units. ये 3,000 यूनिट्स वो लोग बना सकते कि नहीं बना सकते? सर बना तो सकते हैं बट बना नहीं रहे क्योंकि मार्केट में उतना डिमांड नहीं है, और एज ऑफ नाउ वो लोग सिर्फ किसके लिए काम कर रहे हैं? होम मार्केट, बोले तो डोमेस्टिक मार्केट. ओके श्योर. उसमें उनका मटेरियल का खर्चा हो रहा है 40,000, वेजेस का 36,000. अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स का बात करें तो उसके अंदर फिक्स्ड में है 12,000, वेरिएबल में 20,000, एडमिनिस्ट्रेशन इज फिक्स्ड, selling and distribution overheads में 10,000 is fixed and variable is 16,000. राइट? तो ये हो गया अपना टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स्ड, टोटल कॉस्ट. ओके श्योर. अब उसने क्या बोला है वो भी देख लेते हैं हम लोग जरा. The home market can consume only 2,000 articles at a selling price of rupees 80 per article. तो selling price rupees 80 होगा, राइट? तो सेल्स कितना होगा? सेल्स विल बी 2,000 into 80, that comes to 1,60,000. Okay. And additional order for a supply of 3,000 article is received from a foreign customer at 65. Oh my god, 65 per article. मैं यहाँ पे कितने में बेच रहा हूँ? 80. फॉरेन में उसको कितने में चाहिए? 65. राइट? तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है, शुड दिस ऑर्डर बी एक्सेप्टेड और नॉट? ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट डिपेंड्स कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं. और प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, राइट? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी चेंज होता नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम अंटिल एंड अनलेस इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि फिक्स कॉस्ट इज सेम. तो अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा. ओके चलो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर डूइंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी. अभी वो कितना कमा रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं. 2,000 यूनिट्स वो बेच रहे हैं 80 रुपीज में, राइट? हम लोग ने उसमें से माइनस कर दिया मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल बोले तो वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सर मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर फैक्ट्री और सेलिंग, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है. जरा एक बार चेक कर लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट 40, 36, 20 एंड 16. 40, 36, 20 एंड 16, ये आ गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 1,60,000 में से माइनस कर दिया तो ये मुझे मिल गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन, राइट? फिक्स कॉस्ट में क्या क्या है? सर फिक्स कॉस्ट में है ये 12,000, 18,000 एंड 10,000. ओके, सो ये फिक्स कॉस्ट आ गया अपना. फिक्स कॉस्ट में क्या क्या है? फैक्ट्री का 12, ऑफिस में 18 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 10. So total is 40, my profit is 8. Okay? Sure. So
अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखो, since there is a profit of rupees 8,000 at existing level of 2,000 articles in the home market, the fixed costs are what fully recovered. Fixed costs are fully recovered. अब ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा ये क्वेश्चन इन लोगों का इनकम्प्लीट है, तो आगे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। देखो इस स्टेटमेंट में क्या एक्सप्लेन किया मैं वो बता देता हूँ। बताओ क्या 2000 यूनिट्स बेचने के बाद इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना, उतना ही बताओ। कैपेसिटी 5000 यूनिट्स का है, 3000 आइडियल कैपेसिटी सब माना, बेच कितना रहा है 2000 यूनिट्स, क्या वो 2000 यूनिट्स में वो प्रॉफिट कमा रहे हैं? यस सर, मतलब कैन बी से कि ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है। यस, तो अब मुझे बताओ अगर ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है तो इसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा? जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट जो भी था वो पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। अब अगर इसको और 3000 यूनिट्स वो फॉरेन वाला बनाना है, ये अगर उसको ये 3000 यूनिट्स बनाना है तो ये 3000 यूनिट्स पे उसका खर्चा क्या होगा? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? सर वेरिएबल कॉस्ट है 1,12,000 फॉर 2000 यूनिट्स। तो बताओ व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 1,12,000 डिवाइडेड बाय 2000 एंड द आंसर इज 56। तो बोलो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 56 और मुझे कितने में ऑफर आया है? 65। मतलब 65 माइनस 56 तो भी 9 रुपीज का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को मिलेगा, जिसमें फिक्स कॉस्ट क्या है? जीरो। तो कॉमन सेंस से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो ऑफर है दैट शुड बी एक्सेप्टेड। अच्छा अगर मान लो यही फॉरेन कस्टमर बोलता मुझे 65 नहीं, मुझे 55 में दे दो, कितने में? 55। व्हाट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 56 और मिलेगा कितना? 55। तो हम लोग इस ऑफर को क्या कर देते? रिजेक्ट। अंडरस्टूड? श्योर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 10। देखते क्या लिखा है। एक्सेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। मटेरियल पे 16 रुपीज का है पर यूनिट। ठीक है, ये सब जो भी दिया वो पर यूनिट है। कन्वर्जन कॉस्ट इज वेरिएबल दैट इज 12 रुपीज। कन्वर्जन बोले तो लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डीलर्स मार्जिन, 4 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है 40, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और समझने का कोशिश करूं तो ये जो डीलर्स मार्जिन है ना, ये 10% मुझे दिख रहा है सेल्स का। तो जो डीलर्स मार्जिन है इट इज 4 रुपीज, सेलिंग प्राइस 40 है, तो कॉमन सेंस से 10% रहेगा। चलो ठीक है, फिलहाल सिर्फ उतना समझ लेते, 10% लग रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट है 5 lakhs, प्रेजेंट सेल्स है 90,000 यूनिट्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? 60%। तो अगर मैं 100% कैपेसिटी का बात करूं तो 90,000 divided by 60% and that comes to 1,50,000 units। ये पूरा कैपेसिटी है। व्हाट इज माय आइडियल कैपेसिटी? आइडियल 1,50,000 यूनिट्स में बना सकता हूँ, बना रहा हूँ सिर्फ 90,000। 60,000 यूनिट्स में बना सकता है बट मैं नहीं बना रहा हूँ। तो अगर कोई एक्सटर्नल ऑफर आता है फॉर दिस 60,000 यूनिट्स तो अपन बनाने के लिए दिमाग में सोच के रख सकते हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। देयर इज acute competition, extra efforts are necessary to sell। मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है और तुमको अगर मार्केट में बेचना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो उसमें क्या दिया है?
उसने बोला है suggestions have been made for increasing sales। मतलब अगर तुम लोग को सेल्स को बढ़ाना है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, दैट इज ए और सेकंड पॉसिबिलिटी है बी। तो पहले उसने क्या बोला है, बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस बाय 5%। ओके, सेलिंग प्राइस जो है वो 5% से कम करने के लिए बोला है। तो बताओ फटाफट, अगर सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगा तो सर 40 माइनस 5%, सो कितना आ जाएगा सर, न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 38, 5% से कम। लेकिन याद रखना भैया, न्यू डीलर्स मार्जिन 38 का 10% कम्स टू 3.8, समझा? तो जो डीलर का मार्जिन है इट विल बिकम 10% ऑफ 38, सो इट बिकम्स 3.8। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला है, बाय इंक्रीजिंग डीलर्स मार्जिन बाय 25% ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। तो एग्जिस्टिंग रेट कितना है सर, एग्जिस्टिंग रेट है 10%। उस 10% को अगर मैं 25% से इंक्रीज करता हूं तो कितना परसेंटेज बनेगा सर? देखो अपने पास 10% प्लस 25% है, उसमें से 1% ऐसे ही रखना है। तो वी कैन से 10 प्लस 25%, सो 10 प्लस 25% दैट गिव्स मी 12.5%। तो जो पहले 10% था अब वो कितना हो जाएगा 12.5%। ओके, ना अब मुझे बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 40 है तो उस 40 का 12.5% कितना आएगा सर? 40 का 12.5% कम्स टू 5 रुपीज। ओके, तो इसका मतलब डीलर्स मार्जिन विल बी 5 रुपीज। ये जो 4 रुपीज है ना, दैट विल बिकम 5 रुपीज। ओके, तो ये उसने दो सजेशन दिए हुए। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है विच ऑफ दीज टू सजेशन वुड यू रिकमेंड इफ द कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन द प्रेजेंट प्रोडक्ट। ठीक है, ये है ना, प्रेजेंट प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा प्रेजेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर कंपनी को प्रेजेंट प्रॉफिट को मेंटेन करना है तो कौन सा वाला तुम रेकमेंड करो? ओके, दैट इज द क्वेश्चन। चल, तो अब जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी 90,000 यूनिट्स का मतलब प्रेजेंटली मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं राइट नाउ। चल, तो इसमें मेरा क्या क्या खर्चा था बताओ सर? आपका खर्चा था मटेरियल का, कन्वर्जन कॉस्ट का, डीलर्स मार्जिन का, और ये है 40 रुपीज और फिक्स कॉस्ट है 5 lakhs। ओके, देखो 16 रुपीज, 12 रुपीज कन्वर्जन का, 4 रुपीज डीलर्स मार्जिन, ये आ गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 रुपीज, 8 रुपीज क्या हो गया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ गया मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जिसमें से फिक्स कॉस्ट कर दिया है माइनस, दिस इज माय प्रॉफिट। ओके, हम लोग यहाँ पे अपना नॉर्मल वाला मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग सेल्स पहले लिखते हैं, उसमें से मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग माइनस कर देते हैं, हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, हम माइनस कर देते हैं प्रॉफिट, माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, फिर हम लोगों को मिल जाता है प्रॉफिट, दैट इज 2,20,000। तो ये स्टेटमेंट भी बनाओगे तो भी चलेगा, इनका ये स्टेटमेंट नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। ओके, इट इज वेरी इजी। नाउ अब उसने क्या बोला है वो देख लेते हैं। ascertainment of the effect of various suggestions। पहला हम लोग ले लेते हैं सजेशन ए,
रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस 40 रुपए था, 5% से कम करोगे तो 38 हो जाएगा। डीलर्स मार्जिन एग्जिस्टिंग रेट है 10%, उस हिसाब से हो जाएगा 3.8, और ये अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। यहाँ पे देन सजेशन बी क्या बोल रहा है, सजेशन बी सेलिंग प्राइस नो चेंज, सेलिंग प्राइस 40 का 40 रहेगा। डीलर्स मार्जिन जो पहले एग्जिस्टिंग रेट के हिसाब से 4 रुपए थे, 25% से बढ़ा के वो हो जाएगा 5। ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे देखो 5 कैलकुलेट किया है ना। ये दोनों भी केसेस हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, राइट। अब इसमें क्या होगा, मटेरियल का प्राइस सेम रहेगा, कन्वर्जन कॉस्ट सेम रहेगा, डीलर्स मार्जिन सजेशन ए के हिसाब से 3.8, सजेशन बी के हिसाब से 5। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, राइट। व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस, सजेशन ए के हिसाब से 38, बी के हिसाब से 40। व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6.2 एंड 7, राइट। तो ये मेरे को मिल गया है मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे कितना मिल रहा है 6.2, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 7। ओके, तो बताओ फटाफट किसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिल रहा है, सर सजेशन बी में। तो कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, सजेशन बी इज मोर बेटर। ओके, उसके बाद उसने क्या बोला है, गिव which of these two suggestion would you recommend if the company desires to maintain the present profit। तो हम लोगों ने क्या किया, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना आंसर दे दिया। चलो अब देखते हैं प्रेजेंट के प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन करना है, मतलब तुम लोग का प्रॉफिट होना चाहिए 2,20,000, तो 2,20,000 बन गया तुम लोग का डिजायर्ड प्रॉफिट, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिक्वायर्ड सेल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड सेल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला, सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आंसर यूनिट्स में चाहिए तो so fixed cost 5 lakhs plus desired profit 2,20,000 divided by 6 lakhs, 6.2 per unit, amount is units is 1,16,000। Similarly fixed cost plus 2,20,000 divided by 7 is 1,02,000 units। तो अब मुझे ये बताओ, अगर तुमको सेम प्रॉफिट कमाना है, सेम सजेशन ए के हिसाब से तुमको इतना यूनिट्स बेचना पड़ेगा, सजेशन बी के हिसाब से यू हैव टू सेल 1,02,000 यूनिट्स, कौन सा तुमको ज्यादा बेटर लग रहा है। सर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें देखो सिर्फ 1,02,000 यूनिट्स बेचना है, और इसमें बेचना है 1,16,000, मतलब 14,000 के आसपास एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस है ना सर, कम बेच के अगर प्रॉफिट सेम मिल रहा है तो हम तो कम वाला ही बेचेंगे। तो विच ऑप्शन इज बेटर, दैट इज बी। तो क्या बोला है, द कंपनी शुड अडॉप्ट suggestion B since it ensures the present profitability of rupees 2,20,000 at lower level of production activity, that is 1,02,857 units as compared to 1,16,129 units of suggestion A। It is given that competition is acute। तो कंपटीशन इज एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगर तुमको प्रोडक्ट बेचना है तो बहुत ज्यादा मारा मारी होने वाला है। इट्स बेटर कि बाबा कम प्रोडक्ट बेच के अगर तुम लोग उतना प्रॉफिट कमा सकते हो तो दैट ऑप्शन विल बी बेटर। ओके,